Hello everyone, welcome to my channel Science Fever by PJ. I am Princey Jain, your Unacademy educator, and I've also secured AIR 17 in CSIR Net Life Sciences exam. So I'm here with a video जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की बात करेंगे। तो ये जो है ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग ऊपर वाली जो दोनों मैंने पॉइंट्स लिखे हैं दैट आर कार्डियक मसल एंड हार्ट्स कंडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे आज। ओके, कार्डियक मसल एंड हार्ट्स कंडक्टिंग सिस्टम। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम इन दोनों की स्टडी करेंगे। स्टडी क्योंकि बहुत डिटेल में होने वाली है इसलिए मैंने ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में बनाई है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्डियक मसल्स क्या होती हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, कार्डियक मसल जो है वो हमारे हार्ट का सबसे कोर पार्ट है। हमारे हार्ट जो है वो एक मस्कुलर बॉडी है और उसमें जो उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उनमें से जो मायोकार्डियम वाला पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ सोली और एक्सक्लूसिवली ऑफ दीज कार्डियक मसल सेल्स। ओके, तो एक कार्डियक मसल सेल की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं जो कि बहुत अबंडेंस में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि दूसरी स्केलेटल मसल सेल्स हैं उनकी तरह ही ये कार्डियक मसल सेल जो है उसके अंदर भी बाकी के सभी सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही नेम है जो हम यहाँ पर देते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या क्या मिलेगा, इसमें मायोफाइब्रिल्स भी मिलेंगे। ओके, मायोफाइब्रिल्स भी मिलेंगे और इन मायोफाइब्रिल्स में वही सेम स्ट्रक्चर होगी जो कि स्केलेटल मसल सेल के अंदर होती है, एंड दैट इज़ उसमें आई बैंड, ए बैंड, इसके अलावा एम लाइन, जेड लाइन। ओके, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर टी ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में एक छोटा सा डिफरेंस है दैट जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके अंदर टी ट्यूब्यूल्स का नंबर थोड़ा कम होता है, यानी कि पर सार्कोमियर, एक सार्कोमियर कितनी लंबी होती है, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है दैट इज़ नोन एज 1 सार्कोमियर। ओके, तो एक सार्कोमियर में केवल एक ही टी ट्यूब्यूल मिलेगी इसमें, लेकिन जब हम स्केलेटल मसल को देखते हैं तो उसके अंदर एक ही सार्कोमियर के अंदर एक से ज़्यादा टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। टी ट्यूब्यूल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर एक सार्कोलेमा की लेयर मिलती है। सार्कोलेमा की लेयर मिलती है, सार्कोलेमा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से एक कार्डियक मसल सेल की स्ट्रक्चर होती है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो जो कार्डियक मसल सेल है, देखिए कार्डियक मसल सेल ब्रांच्ड होती है, एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होती है। ओके, हियर यू कैन सी इट, एंड इफ़ वी कंपेयर इट विद द स्केलेटल मसल सेल और स्केलेटल मसल फाइबर देन वी विल नो दैट जो स्केलेटल मसल होती है दैट इज़ नॉट एट ऑल ब्रांच्ड। ठीक है, उसमें इस तरह से कोई भी ब्रांच नहीं निकली हुई होती हैं, जबकि कार्डियक मसल में ब्रांचेज होती हैं। तो इसमें एक ही ब्रांच के अंदर मोर देन 1 कार्डियक मसल सेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारी सेल्स होंगी और वो सेल्स एक दूसरे से इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू अलग अलग रहती है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है, एट द एंड ऑफ ईच मायोसाइट और कार्डियक मसल सेल इट्स सार्कोलेमा थिकन्स, है ना। तो जो सार्कोलेमा है वो यहाँ पर थिकन होकर, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि सपोज़ ये एक कार्डियक मसल सेल है और यहाँ पर ये दूसरी कार्डियक मसल सेल है, तो उनके बीच में इस जगह पर क्या है, ये है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू 2 कार्डियक मसल सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और एक लंबा, इस तरह से बहुत सारी कार्डियक मसल सेल्स जुड़ी हुई होंगी और एक लंबा सा कार्डियक मसल फाइबर बना लेंगी, है ना। हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा, नॉर्मल सी स्ट्रक्चर होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट दीज इंटरकैलेटेड डिस्क, ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, इन इंटरकैलेटेड डिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करने में, यानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पहुंचाने में, है ना। ये बहुत ही बड़ा फंक्शन है। आप देखते हैं कि जो हार्ट होता है ना उसको एक्साइट करने के लिए एक छोटा सा स्टिमुलेशन ही काफ़ी होता है जो कि एक सेल में होगा और वो एक सेल से बाकी की जितनी भी हार्ट की मसल सेल्स हैं उन सब के अंदर पहुंच जाएगा। मतलब एक सेल स्टिमुलेट हुई, एक सेल को स्टिमुलेशन मिला, उसका एक्शन पोटेंशियल उसने जनरेट किया और उसने बाकी की सारी सेल्स को डिपोलराइज कर दिया। ठीक है, वो हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। बस अभी ये जानिए कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है। ओके, तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो मैंने आपको बताया दैट इट कनेक्ट्स 2 सेल्स। सपोज
दिस इज़ द फर्स्ट सेल एंड दिस इज़ द सेकेंड सेल। तो 2 सेल्स के बीच में यहाँ पर क्या है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, तो इंटरकैलेटेड डिस्क की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो ये सार्कोलेमा की थिकनिंग होती है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना कि ये सार्कोलेमा थिकन हो गई है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें 2 तरीके की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज नोन एज डेस्मोसोम्स। ओके, ये जो ब्लैक वाले आपको धागे धागे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स का कुछ भी काम नहीं है, बस ये काम है कि वो इन दोनों के दोनों कार्डियक मसल सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। ओके, कनेक्ट करके रखेगा। तो ये क्या करता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि 2 इंटरकैलेटेड डिस्क को आपस में होल्ड करके रखेगा। ओके, तो इट हेल्ड्स द डेस्मोसोम हेल्ड 2 इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, इसके बाद है गैप जंक्शंस। तो इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क में डेस्मोसोम्स के अलावा एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये डंबल शेप, दिस इज नोन एज गैप जंक्शंस। देखिए गैप जंक्शंस का क्या मतलब होता है, ये कुछ खाली एरियाज होते हैं या बोल सकते हैं कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू एक सेल से आयंस दूसरी सेल में आ सकते हैं। सपोज ये वाली सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो ये एक्शन पोटेंशियल इन गैप जंक्शंस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, दूसरी सेल के अंदर आ जाएगा। तो एक सेल डिपोलराइज हुई तो उसने अपनी डिपोलराइजेशन वेव को दूसरी सेल में पहुंचा दिया। इसी तरह से ये वाली जो सेकंड नंबर की सेल है, ये आगे और इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू दूसरी सेल से जुड़ी हुई होगी। तो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरी सेल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो गैप जंक्शंस का यही काम होता है, इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। ओके, तो साइटोप्लाज्म को जब कनेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी आयंस जनरेट होंगे, दोज आयंस विल बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट सेल। ओके, इसके बाद है इसकी क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्डियक मसल सेल की, तो इट इज़ स्ट्राइटेड जस्ट लाइक द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में जैसे स्ट्राइशंस मिलते हैं ना, जैसे उसमें स्ट्राइशंस किस वजह से आते हैं, मायोफाइब्रिल्स के मायोफाइब्रिल्स में जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं ना, यहाँ पर देखिए सभी लोग कि जो मायोफाइब्रिल्स हैं उनके अंदर आई बैंड ए बैंड ये मिलते हैं, जिनकी वजह से ये स्ट्राइशंस होते हैं। देखिए ये डार्क बैंड एंड दिस इज लाइट बैंड, ये लाइट बैंड है एंड दिस इज डार्क बैंड। तो इस तरह से ये स्ट्राइशंस मतलब बाहर से वो धारियाँ जैसी कुछ दिखाई देती हैं, तो वही सेम टू सेम कार्डियक मसल में भी दिखेंगी, बट द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द ब्रांचिंग्स। ओके, तो ब्रांचिंग्स जो हैं वो स्केलेटल मसल में नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखिए कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स की जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इस तरह से डिज़ाइंड होती है कि उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम रिजर्व होता है, मतलब कैल्शियम को स्टोर करके रखती है वो। वेयर एज जब हम कार्डियक मसल की बात करते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम के रिजर्व्स कम होते हैं इन कंपेयर टू स्केलेटल मसल। देखिए इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो रीज़न क्या है, वो ये है कि कैल्शियम का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो होता है मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करना। तो जितने ज़्यादा कैल्शियम का स्टोरेज होगा उतनी ही ज़्यादा मसल जो है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी। ओके, एंड स्केलेटल मसल में हमें जल्दी कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है, हम पूरे दिन अपने हाथ पैरों को हिलाते रहते हैं। वेयर एज जब हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। अगर वो उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाएगी, है ना। तो हमें जैसे सपोज़ हम 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, तो वो जो उसकी बीटिंग है वो एक इतनी मतलब मॉडरेट स्पीड में ही होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, है ना। तो इसलिए कैल्शियम रिजर्व्स अगर कैल्शियम रिजर्व्स कम होंगे तो क्या होगा कि जो उसकी बीटिंग है वो एक मॉडरेट स्पीड में रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर सपोज़ कार्डियक मसल के अंदर भी कैल्शियम आयन ज़्यादा हो जाते तो क्या हो जाता, तो टिटेनी की कंडीशन पैदा हो जाती। तो क्या कंडीशन पैदा हो जाती, टिटेनी। एंड टिटेनी का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होना, एंड वी डोंट वांट दैट, आवर हार्ट डजंट वांट दैट, वी नीड टू पंप आवर ब्लड इन अ पर्टिकुलर स्पीड। ओके, सो इसलिए कैल्शियम रिजर्व्स में कम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो सेकेंड चीज़ है दैट इज़ टी ट्यूब्यूल्स की। मैंने आपको बताया कि टी ट्यूब्यूल्स का नंबर स्केलेटल मसल में पर सार्कोमियर 2 से 3 हो सकता है। वेयर एज जब हम कार्डियक मसल सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर टी ट्यूब्यूल्स का नंबर ईच सार्कोमियर में 1 ही होगा, मतलब
1 टी ट्यूब्यूल पर सार्कोमियर मिलेगी। ओके एंड इसका भी क्या रीज़न है कि जो टी ट्यूब्यूल होती है, देखिए पीछे यहाँ पर देखिए डायग्राम में कि जो टी ट्यूब्यूल होती है ना, ये टी ट्यूब्यूल है। टी ट्यूब्यूल का काम होता है जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उस एक्शन पोटेंशियल को नीचे सेल तक लेके आना, ठीक है, सेल के अंदर तक लेके आना और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लेके आना, ताकि वो क्या कर सके, कैल्शियम को, जो भी उसके पास स्टोर्ड कैल्शियम है ना, उस कैल्शियम को रिलीज़ कर सके, ताकि मायोफाइब्रिल्स के ऊपर जाकर वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करें, है ना। तो अगर टी ट्यूब्यूल्स का नंबर कम होगा, टी ट्यूब्यूल्स का नंबर अगर कम होगा तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि जो कैल्शियम रिजर्व्स हैं वो धीरे 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 नीचे मायोफाइब्रिल्स पर आएंगे और एक मॉडरेट स्पीड में कॉन्ट्रैक्शन कर पाएंगे, एक मॉडरेट नंबर में बीटिंग ऑफ हार्ट होगी, ठीक है। तो इसके लिए ये टी ट्यूब्यूल्स का कम होना बहुत ज़रूरी है। स्केलेटल मसल में ये ज़्यादा होती हैं बिकॉज वी नीड हाई स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और वी कैन से कि हमें जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर भी, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसका नंबर भी हमारी जो स्केलेटल मसल सेल्स होती थी उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एक नॉर्मल होता था, लेकिन कार्डियक मसल सेल की जब हम बात करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मिलता है, और वी कैन से दैट साइटोसोल का लगभग 25% जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है कार्डियक मसल सेल में। अब आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वाई वी नीड दीज मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड वी कैन से these are the sites of producing more and more energy. So if we have lots of mitochondria in our cardiac muscle cell, then it can generate lots of energy for its work. Okay, and we know कि जो हमारा हार्ट होता है उसको 24/7 कह सकते हैं फुल लाइफ टाइम उसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज गेन्ड ड्यू टू दीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेसेस, है ना। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो भी हमारा हार्ट है वो सोली, मतलब सोली तो नहीं बोल सकते, मेनली जो है वो किस पर डिपेंडेंट रहता है, वो डिपेंडेंट रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन पर। ओके, इसके अलावा एक और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज एनएरोबिक, ठीक है। एनारोबिक से बहुत ही कम ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बहुत ही कम ये एनर्जी लेता है, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है मेनली किससे लेता है, मेनली लेता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा लैक्टेट से भी एनर्जी जनरेट ये कर सकता है, लैक्टेट से भी एनर्जी जनरेट कर सकता है। ओके, इसके अलावा पर कार्डियक सेल वी हैव 1 सेंट्रल न्यूक्लियस। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं दे हैव सिंसाइशियम ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस मिलते हैं इन अ सिंगल मसल फाइबर। लेकिन यहाँ पर जो है वो मसल फाइबर ना बोलकर हम पर्टिकुलर सेल बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिवाइडेड, मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं थ्रू द इंटरकैलेटेड डिस्क, जबकि स्केलेटल मसल में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर एक सिंगल फाइबर होता था, देयर वाज नो इंटरकैलेटेड डिस्क, तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते थे एक ही मसल फाइबर के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है, पर सेल 1 न्यूक्लियस मिलेगा, दैट इज़ सेंटर न्यूक्लियस, और वो भी काफ़ी बड़ा होगा साइज़ में। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो कार्डियक मसल सेल मैंने आप लोगों को बताई हैं ये कितने टाइप की होती हैं। देखिए इनके टाइप्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आगे आपको पता चलेगा जब हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे। तो जो कार्डियक मसल सेल्स होती हैं, कार्डियक मसल सेल्स सबसे पहले मिलती कहाँ पर हैं, तो दे आर सोनली फाउंड इन द मायोकार्डियम पोर्शन ऑफ आर हार्ट, ठीक है। तो मायोकार्डियम कहाँ होगी, इस वॉल में ही होगी ऑब्वियसली। तो वॉल में जो मायोकार्डियम वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये हमारी कार्डियक सेल्स मिलती हैं। अब इनमें से जो कुछ सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो तो ऑटोरिदमिक टाइप की होती हैं, मतलब वो कुछ इस तरह से होती हैं कि उन्हें किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, ठीक है। वो खुद से ही अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें बोलते हैं ऑटो रिदमिक, मतलब खुद की रिदम को खुद ही मेंटेन करती हैं। दे डू नॉट नीड एनी अदर असिस्टेंस। ओके,
इसके अलावा जो बाकी की जितनी भी सेल्स होंगी, मतलब इन ऑटोरिदमिक, थोड़ी बहुत ऑटोरिदमिक सेल्स को छोड़कर बाकी की जितनी भी सेल्स हैं मायोकार्डियम की, उन्हें हम क्या बोलेंगे, दे विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स लगभग 99% पार्ट बनाती हैं और ये क्या काम करती हैं, इनका काम होता है केवल और केवल कॉन्ट्रैक्शन। तो इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल कौन देता है, ये याद रखिए कि जो ऑटोरिदमिक सेल्स हैं उन्होंने अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और इस एक्शन पोटेंशियल को कहाँ तक पहुँचाया, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स तक पहुँचाया। ठीक है, तो ये एक बड़ा एक प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो अब कार्डियक मसल सेल्स के जब हमने टाइप्स पढ़ लिए, तो अब हमें जानना है कि कार्डियक, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऑटोरिदमिक सेल्स, तो ऑटोरिदमिक सेल्स कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऑटोरिदमिक सेल्स मिलती हैं सिनुएट्रियल नोड, या जिसे हम ऐसे नोड भी कहते हैं। आई एम मार्किंग इट एज ए, द ए मीन्स ऑटो रिदमिक सेल्स वाले पोर्शन। ठीक है, तो सिनुएट्रियल नोड में मिलेगा। इसके अलावा ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज एवी नोड, है ना, इस एवी नोड में भी ऑटोरिदमिक सेल्स मिलेंगी। इसके बाद और कहाँ मिलेंगी, इस वाले पोर्शन में, दिस इज नोन एज बंडल ऑफ हिस, दिस इज नोन एज बंडल ऑफ हिस, इसके अंदर भी ऑटोरिदमिक सेल्स मिलेंगी। इसके बाद जो पुर्किंजे फाइबर्स, या ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसके अंदर बहुत ही कम मिलती हैं, या बोलते हैं मेन जो इसका काम होता है दैट इज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करना, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल को आगे तक पहुंचाना, ये इसका मेन काम होता है। ओके, तो मेनली जो मिलती है कहाँ पर मिलती है, सिनुएट्रियल नोड में, एवी नोड में, बंडल ऑफ हिस में, एंड थोड़ी बहुत पुर्किंजे फाइबर्स में। ओके, अब इसके पार्ट्स को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ कि हमें ये जानना है कि ये जो इसके पार्ट्स होते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब कॉन्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। ओके, तो इनके जो कॉन्ट्रैक्शन करने का तरीका होता है वो ये होता है कि जो ऐसे नोड है ये खुद से अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। वो कैसे करता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना। तो ये अपने अंदर क्योंकि इसके अंदर ऑटोरिदमिक सेल्स होती हैं, ये अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। अब ये ध्यान रखिए कि जो ऐसे नोड है कहाँ पर मिल रहा है, दिस इज फाउंड इन द एट्रियम पोर्शन, राइट साइड ऑफ द एट्रियम में मिल रहा है ना ये। तो राइट साइड ऑफ द एट्रियम में जब ये मिल रहा है तो ये एट्रियम की जो बाकी की कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं सारी की सारी, उन तक सिग्नल को पहुंचाएगा। तो देखिए, सबसे पहले किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सबसे पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये दो एट्रियम है, हमारा राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो दोनों एट्रिया हैं ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस ऐसे नोड। ओके, तो ऐसे नोड का काम क्या है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, उस तक अपने जो भी सिग्नल उसने जनरेट किए हैं खुद से ऑटो रिदम से, वो उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में पहुंचाना। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे नोड ने काम किया। इसके बाद ऐसे नोड जो है वो अपने सिग्नल्स को पहुंचा देता है कहाँ तक, एवी नोड तक। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बेचारा बैठा हुआ है एवी नोड, किसके इंतजार में कि भाई ऐसे नोड जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन खत्म कर देगा तब मेरे तक सिग्नल पहुंचाएगा, है ना। तो ये जो सिग्नल्स हैं कहाँ तक पहुंचा दिए उसने, जैसी कॉन्ट्रैक्शन होने लगा तो ये सारे के सारे सिग्नल्स अब एवी नोड तक भी पहुंचने लगे, और एवी नोड ने उन सिग्नल्स को कहाँ पहुंचा दिया, नीचे की तरफ, बंडल ऑफ हिस एंड देन पुर्किंजे फाइबर्स तक। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या काम हो गया कि जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन था वो तो बंद हो गया, लेकिन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, सो इस तरह से ये सीक्वेंस ऑफ कार्डियक एक्साइटेशन रहता है, जो कि किसकी वजह से होता है, इन्हीं ऑटोरिदमिक सेल्स की वजह से रहता है, जो कि ऐसे नोड और एवी नोड में मेनली प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो अब हम सारे पार्ट्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे नोड की बात करेंगे। ऐसे नोड तो जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसको हम पेस मेकर का नाम भी देते हैं। आप लोगों ने नेचुरल पेसमेकर सुना होगा, तो नेचुरल पेसमेकर जो होता है वो हमारा कौन होता है, ऐसे नोड ही होता है। ठीक है, अब इसे नेचुरल पेसमेकर क्यों कहा जाता है उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पेस का मतलब होता है स्पीड और मेकर का मतलब बनाने वाला, यानी कि जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की, हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है कब नहीं होना है,
उसकी स्पीड जो है मेंटेन कौन करेगा, ये ऐसे नोड ही करेगा। ओके, एंड ये ऐसे नोड कहाँ पर लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड ऑन द सुपीरियर पोस्टीरोलेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में प्रेजेंट था, ये आप लोगों ने देखा था इधर कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। और उसकी जो वॉल होगी राइट एट्रियम की, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो जितनी भी कार्डियक सेल्स हैं, या ये जितने भी हमने कार्डियक सेल्स के टाइप में ही पढ़ी थी ना ऑटोरिदमिक सेल्स, तो जो ऐसे नोड है उसके अंदर भी ऑटोरिदमिक सेल्स ही होती हैं। ऑटोरिदमिक सेल्स का ही एक बंडल है ये। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा मायोकार्डियम में। और मायोकार्डियम जो है वो हार्ट की वॉल ही तो है, वॉल का ही तो पार्ट है ना, 3 होते हैं पार्ट, तो उनमें से एक जो है वो मायोकार्डियम है, और उस मायोकार्डियम के अंदर ही ये बैठा हुआ है ऐसे नोड। ठीक है, तो याद रखिए कि राइट एट्रियम जो रहता है उसके पोस्टीरोलेटरल वॉल में ये प्रेजेंट होता है, सुपीरियर पोस्टीरोलेटरल वॉल में। ओके, एंड इसको हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। नेचुरल पेसमेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब रिलैक्स होना है, क्योंकि ये अपने अंदर ऑटो रिदम के थ्रू एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कर सकता है। ओके, तो ये ऐसे नोड के बारे में था। अब इसके हम देख लेते हैं कि आगे ये क्या करता है। तो ऐसे नोड फाइबर्स connect directly with the atrial muscle fibers so that any action potential that begins in the sinus node spreads immediately into the atrial muscle wall। समझ में आया आप लोगों को इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी ऐसे नोड ने जो भी सिग्नल्स दिए हैं वो सिग्नल्स को वो कहाँ तक पहुँचाएगा, इमीडिएटली एट्रियल मसल फाइबर्स तक पहुंचाएगा। यानी कि एट्रिया के अंदर जितने भी कॉन्ट्रेक्टाइल मसल फाइबर्स है ना भाई, ऑटोरिदमिक तो केवल और केवल ऐसे नोड के अंदर है, लेकिन बाकी की जो एट्रिया की मायोकार्डियम है उसमें कौन से होंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स होंगे, तो उन तक ये पहुंचा देगा सिग्नल को, और इस तरह से एट्रिया जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे ही नेचुरल पेसमेकर क्यों कहते हैं, आप लोग ये वाली बात भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ऑटोरिदमिक सेल्स तो एवी नोड में भी मिल रही थी, है ना, बंडल ऑफ हिस में भी मिल रही थी, लेकिन इसी को हमने पेस डिसाइड करने वाला फैक्टर क्यों बोला है, उसका यही रीज़न है कि जो ऐसे नोड है इसके अंदर फास्टेस्ट रेट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। यानी कि ये लगभग 1 मिनट में 100 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। सभी लोग नोट कर लीजिए, 1 मिनट में लगभग 100 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। लेकिन जबकि जो एवी नोड या बंडल ऑफ हिस हैं जिनके अंदर ऑटोरिदमिक सेल्स होती हैं, लेकिन उनकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जो स्पीड है ना या रेट है ना वो बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जांपल जो एवी नोड है वो लगभग 60 से 70 बार ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है इन 1 मिनट, जबकि जो बंडल ऑफ हिस है वो तो और भी कम, यानी कि लगभग 20 से 30 बार ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरनोडल पाथवेज। तो इंटरनोडल पाथवेज क्या होते हैं, ये वो ब्रांचेज हैं जो कि ऐसे नोड से जो भी सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल को नीचे वेंट्रिकल्स तक और साइड में एट्रिया की वॉल्स तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि ऐसे नोड में जो कुछ भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे नीचे पहुंचाने के लिए या एट्रिया के ही दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने के लिए ये इंटरनोडल पाथवेज काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के होंगे, बैकमैन, वैंगबैक और थॉरल इंटरनोडल पाथवेज। यहाँ पर आप लोग देखिए इस वाले डायग्राम में कि ये जो है हमारा है ऐसे नोड, और ऐसे नोड से ये ब्रांचेज इधर की साइड निकल रही हैं। तो ये जो ब्रांचेज हैं, मतलब ये वाली और ये वाली, जो दोनों ब्रांचेज हैं इन्हें कहते हैं एंटीरियर ब्रांचेज, और दीज आर ऑल्सो नोन एज बैकमैन्स बंडल। ये क्या करेंगी, ये राइट और लेफ्ट दोनों ही एट्रिया में सिग्नल्स को पहुँचाएंगी। इसके अलावा ये नीचे वाली जो बीच वाली दिख रही है इसे बोलेंगे मिडल इंटरनोडल पाथवे और मिडल इंटरनोडल ट्रैक्ट। ये जो है वो नीचे तक या एट्रिया की लोअर वॉल जो है उस तक सिग्नल पहुंचाएंगी। इसके बाद जो है एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, इसके बाद जो है पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे, जो ये वाला है, ये क्या करेगा, ये भी नीचे तक सिग्नल को पहुंचाएगा। तो इस तरह से इतनी सारी अरेंजमेंट्स होती हैं सिग्नल को पूरे के पूरे एट्रिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसे नोड का केवल काम क्या है, एट्रिया में ही कॉन्ट्रैक्शन करवाना। ओके, बाकी एक और काम है इसका कि जो इसका एंटीरियर वाला इंटरनोडल पाथवे है ना, इसका ये जो एंटीरियर वाला इंटरनोडल पाथवे है ये एवी नोड तक भी सिग्नल पहुंचाता है, एवी नोड तक भी सिग्नल पहुंचाएगा, और एवी नोड जो है वो बाकी का काम सारा संभालेगा। क्या क्या संभालेगा वो अभी हम देखेंगे। तो इसके बाद हम एवी नोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एवी नोड तक सिग्नल कौन पहुंचाएगा, इसका जो
एंटीरियर वाला इंटरनोडल पाथवे था जो ऐसे नोड को एवी नोड से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। उसने सिग्नल पहुंचा दिया कहाँ तक, एवी नोड तक पहुंचा दिया। यहाँ पर है ये एवी नोड। अब एवी नोड जो है ये इस तरह से लोकेटेड होता है कि ये एट्रिया को वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एट्रिया को वेंट्रिकल से कनेक्ट करने वाला ये सिंगल मसल ग्रुप है, ठीक है। सिंगल मसल ग्रुप है जो एट्रिया को वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है। अगर ये ना हो तो एट्रिया और वेंट्रिकल का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ओके। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एवी नोड इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इमीडिएटली बिहाइंड द ट्राइकस्पिड वाल्व, ओके। इमीडिएटली बिहाइंड द ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी लगभग इस जगह पर ये प्रेजेंट होता है और ये एट्रिया को वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। अब देखिए, अगर सपोज करिए कि एनी हाउ दिस एवी नोड बिकम्स डिसफंक्शनल, अगर ये काम करना बंद कर देता है या बोल सकते हैं ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो होगा क्या कि जो ऐसे नोड होता है उसका काम क्या होता है कि वो एट्रिया तक ही अपने सिग्नल्स को पहुंचा सकता है, लेकिन उसे अगर अपने सिग्नल्स को वेंट्रिकल तक भी पहुंचाना है तो उसे किसकी ज़रूरत होगी? उसे ज़रूरत होगी इस एवी नोड की। उसे वेंट्रिकल तक सिग्नल पहुंचाने के लिए एवी नोड की ज़रूरत होगी। और अगर एवी नोड ही यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है या किसी तरह से डिसफंक्शनल हो जाता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या होने वाला है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन इस ऐसे नोड के थ्रू तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे नोड का जो इस पर कंट्रोल है ना वो खत्म हो जाएगा। वो कंट्रोल क्यों हो पा रहा था? क्योंकि एवी नोड जो है वो ऐसे नोड से सिग्नल्स को कलेक्ट कर रहा था और उन सिग्नल्स को वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में यूज़ में ले रहा था। लेकिन अगर वो सिग्नल्स ही खत्म हो गए तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक वेंट्रिकल तक उसके सिग्नल नहीं आ पाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में भी हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि ऐसे नोड ने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो एट्रिया का काम तो बन गया, एवी नोड यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो बंडल ऑफ हिस थे ना, ये बंडल ऑफ हिस जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक ऑटोरिदमिक सेल है। ऑब्वियसली अगर बड़ा वाला जो मैनेजर है उसको कुछ हो जाता है तो जो उसके लोअर वाले असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं वो पूरी की पूरी कंपनी को संभालते हैं। तो यहाँ पर जो बंडल ऑफ हिस है वो अपने काम को संभालेगा, एवी नोड के काम को संभालेगा। ये भी ऑटोरिदमिक है, भले ही ये हार्ट को बहुत ही कम बीट कर पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लगभग 1 मिनट में 20 to 30 एक्शन पोटेंशियल्स ही जनरेट करेगा, लेकिन हार्ट फिर भी बीट होता रहेगा, ओके। मतलब हार्ट में बीटिंग होती रहेगी। और लेकिन इस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जो है हमारा हार्ट फंक्शनल है। तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और एक ये एवी नोड जो है, एवी नोड की कमी को पूरा करने के लिए पेसमेकर्स को लगाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो हार्ट ब्लॉक भी एक बेकार सिचुएशन है जिसमें कि इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पुर्किंजे फाइबर्स की। व्हाट आर द पुर्किंजे फाइबर्स? तो जो पुर्किंजे फाइबर्स हैं वो वेंट्रिकल की वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देखिए कि बंडल ऑफ हिस के जस्ट नीचे से ये निकल रहे हैं ना फाइबर्स, ये फाइबर्स दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स, मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों ही वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो रहे हैं और इन्हीं को हम नाम देते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। तो पुर्किंजे फाइबर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल की मोटी मोटी जो वॉल है उसके अंदर भी ये बहुत तेज स्पीड में, यानी कह सकते हैं फास्टेस्ट स्पीड में ये एक्शन पोटेंशियल को पहुंचा सकते हैं, ओके। तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है एक्शन पोटेंशियल को पहुंचाने की, और पूरी की पूरी जो वेंट्रिकल की वॉल है उस तक ये सिग्नल पहुंचा देंगे और वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, है ना। तो पुर्किंजे फाइबर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होता है। इसकी जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ 1 to 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। द एंड्स ऑफ द पुर्किंजे फाइबर पेनिट्रेट अबाउट 1/3 ऑफ द वे इनटू द मसल मास एंड फाइनली बिकम कंटिन्यूस विद द कार्डियक मसल फाइबर, ओके। तो ये 1/3 जो वे है बीच में, यानी सपोज ये है, यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स और इन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल सेल्स के बीच में यहाँ पर पुर्किंजे फाइबर्स हैं। तो ये पुर्किंजे फाइबर लगभग 1/3 पार्ट इसका बना रहे हैं। इसके बाद वंस द
once the impulse reaches the ends of the Purkinje fiber, it is transmitted through the ventricular muscle mass by the ventricular muscle fibers themselves. The velocity of transmission is now only 0.3 to 0.5 milliseconds, 1/6 that in the Purkinje fibers. ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी रह जाती है एंड में, जब लास्ट हो जाता है ना, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है। इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ दैट। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ पर देखिए ऐसे नोड से होगी। ऐसे नोड ने सिग्नल पहुँचा है एवी नोड तक, और एवी नोड जो है उससे सिग्नल्स पहुँचाए जाएंगे बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस से वो जाएंगे पुरकिंजे फाइबर्स में, एंड पुरकिंजे फाइबर्स विल हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ both the ventricles। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट्स इन द ऐसे नोड एंड ट्रेवल्स अक्रॉस द वॉल ऑफ द एट्रियम फ्रॉम ऐसे नोड टू द एवी नोड। ओके, नेक्स्ट इज एक्शन पोटेंशियल पास थ्रू द AV node and along the AV bundle, है ना। AV bundle यहाँ पर जो बोला है दैट इज ऑफ बंडल ऑफ हिस, है ना, इसे हम बंडल ऑफ हिस भी बोल सकते हैं, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द AV node थ्रू द फाइब्रस स्केलेटन इनटू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद है AV bundle और वी कैन से बंडल ऑफ हिस डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये जो बंडल ब्रांचेस हैं यहाँ पर ये बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एंड द एक्शन पोटेंशियल डिसेंड्स टू द एपेक्स ऑफ ईच वेंट्रिकल अलोंग द बंडल ब्रांचेस। ओके, तो ये बंडल, ये दो ब्रांचेस, इधर देखिए ये जो दो ब्रांचेस इस पे बन गई हैं ये बंडल ब्रांचेस हैं। आफ्टर दैट दिस एक्शन पोटेंशियल आर कैरीड बाय पुरकिंजे फाइबर्स फ्रॉम द बंडल ब्रांचेस टू द वेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, तो पुरकिंजे फाइबर्स इन एक्शन पोटेंशियल को वेंट्रिकल तक लेके जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका कंडक्शन सिस्टम। हम सभी की स्पीड्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से कि जो कंडक्शन स्पीड है किसकी कितनी होती है। देखिए ऐसे नोड की कंडक्शन स्पीड जो है बहुत कम होती है, ऐसे नोड और एवी नोड की कंडक्शन स्पीड। इसके बाद एट्रियल पैथवेज जो मैंने आपको बताए थे उनकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, दैन बंडल ऑफ हिस की है 1 मीटर पर सेकेंड, पुरकिंजे फाइबर्स की सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दैन वी कम टू द वेंट्रिकुलर मसल्स जो कि हैं हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स, उनकी जो स्पीड है दैट इज़ ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो स्पीड है इनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए ऐसे नोड और एवी नोड की स्पीड सबसे कम क्यों है, उसका एक बड़ा रीज़न है। आप इस डायग्राम में देखिए कि जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड की स्पीड, मतलब ऐसे नोड से जो भी सिग्नल आएगा, है ना, ऐसे नोड तो मतलब राजा है, वो जब तक मतलब जब चाहे वो सिग्नल को जनरेट करे, उसके बाद ही पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो इसकी खुद की स्पीड है ये कि ये धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज़ इन 0.5 मिलीसेकेंड्स, है ना, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब सिग्नल जनरेट करेगा उसके बाद वो सिग्नल कहाँ तक जाएगा, एवी नोड तक। अब याद रखिए कि अगर एवी नोड ने उस सिग्नल के आते से ही वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करवा दी तो क्या हो जाएगा कि एट्रिया भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे नोड की स्पीड भी वही है और एवी नोड की स्पीड भी वही है। तो ऐसे नोड ने अपना सिग्नल दिया और उसके बाद क्या हुआ, एट्रिया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने लगे या कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, उसके तुरंत बाद ही उसके साथ ही ये एवी नोड भी वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो हार्ट है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी। तो यहाँ पर इसका क्या इसके लिए क्या उपाय दिया है भगवान ने कि जो ऐसे नोड होता है ना, ऐसे नोड से जो भी सिग्नल्स आते हैं वो जब एवी नोड तक पहुंचते हैं तो एवी नोड तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे सिग्नल्स को जनरेट करता है, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्शन पोटेंशियल को नीचे भेजता है ना। जब ये धीरे धीरे नीचे भेज रहा होता है तब तक एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद ही अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप इस वाले डायग्राम में देखिए कि सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों, उसके बाद जो सिग्नल है वो कहाँ तक जा रहा है, धीरे धीरे एवी नोड जो है उसे धीरे धीरे नीचे पहुँचा रहा है और फिर ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल में पहुँचकर उसे एक्साइट करेगा या फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर आ गया हो तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन पे प्रेस करना मत भूलना। अगर कोई भी आप लोगों को किसी भी PYQ में या फिर किसी भी टॉपिक में इस हार्ट से रिलेटेड वाले टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, बाय बाय।